हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे कि अगर एक मैन की डेथ हो जाती है तो क्या उनकी विडो अपनी डॉटर की मैरिज के लिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी सेल कर सकती हैं। तो जवाब है नहीं। तब सवाल ये आता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? अगर मैन ने विल भी नहीं करी है तो क्या होता है? देखिए, अगर मैन ने कोई विल नहीं करी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 और सेक्शन 19 जो है वो अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर उस हिंदू मेल की डेथ हो गई है, उन्होंने कोई विल भी नहीं करी है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनके लीगल हेयर्स में इक्वली पास आउट हो जाएगी। लीगल हेयर्स वो होते हैं जो बताए जाते हैं, उनके अलग अलग क्लासेस हैं लॉ में। क्लास 1 हेयर में आते हैं वाइफ, बच्चे, मदर। क्लास 2 हेयर में इस तरह से दूसरे लोग आते हैं। तो अगर क्लास 1 हेयर्स नहीं है तो फिर क्लास 2 हेयर्स में इस तरह से पूरी एक कैटेगरी की लिस्ट बना रखी है। और सेक्शन 19 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है वो क्लियरली कहता है कि जितने भी हेयर्स हैं वो एक्ट करते हैं टेनेंट्स इन कॉमन की तरह। इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल शेयर मिलता है और फिर उसके बाद वो अपने शेयर को बेच दें या उनके मरने के बाद उनका शेयर वो अपने हेयर्स में पास आउट कर दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे रिसेंटली एक जजमेंट आई है जून 1 2026 सुप्रीम कोर्ट की। केस था दारूबाई वर्सेस कमलाबाई। यहाँ पर एक मैन था जिसका नाम था दाजीबा, उनकी डेथ हो गई। तो उनके बाद जब ये प्रॉपर्टी है वो बड़ी सेकंड वाइफ और 4 बेटियों के बीच में, और जो 4 बेटियां हैं वो फर्स्ट वाइफ से थी। तो सबका हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सबको इक्वल इक्वल शेयर मिलना है। अब इसमें जो दारूबाई हैं यानी जो वाइफ हैं, उन्होंने अपने आप को कर्ता समझ लिया और उन्होंने कर्ता ये कहकर कि एक बेटी की शादी करनी है, उस ग्राउंड्स पर एक प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्होंने बेच दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, आपके समझने से जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, ना ही ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाएगी, और ना ही आप ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाओगे। हर एक शेयर का अपना सेपरेट शेयर है। आपको जो करना था आपको अपने शेयर के साथ करना था, यानी 1/5 पार्ट से करना था, दूसरे के शेयर को आप हाथ नहीं लगा सकते थे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि दारूबाई को क्यों लगा कि वो करता है। तो दारूबाई ने अपना एक जस्टिफिकेशन भी कोर्ट को दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा इकट्ठे ही फैमिली में ही रही। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसका कोई बंटवारा किया, हम इकट्ठे ही रहे और मैं अकेले ही पूरे फैमिली के अफेयर्स मैनेज कर रही थी। और जब बेटी की शादी हुई तो फैमिली पर्पस के लिए प्रॉपर्टी बेची गई। तो इसलिए मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि मैंने एक कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली की ड्यूटी निभाते हुए इस प्रॉपर्टी को बेचा। तो कोर्ट का कहना है कि हाँ, अगर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती तो आपकी बात सही होती, क्योंकि उसमें एक कर्ता होता है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसके पास ये राइट होता है कि वो लीगल नेसेसिटी के केस में, यानी कि एजुकेशन या फिर लोगों के ज़रूरतों के लिए या फिर शादी के लिए वो खर्च कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स, वो कर सकता है। लेकिन ये ना तो कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, ना ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ये एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी हस्बैंड की। तो इसमें सेक्शन 8 और सेक्शन 19 लगेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, और आप इस तरीके से उसको नहीं बेच सकती थी। ये क्लियरली उन्होंने, जो कोर्ट ने इसको बता दिया उनको। अब यहाँ समझने की बात क्या है? यहाँ समझने की बात ये है, जो हमारा पहला सवाल था कि क्या एक विडो अपनी बेटी की शादी के लिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी सेल कर सकती है? तो जवाब है, वो अपना 1/5 शेयर जो है वो बेच सकती है, या फिर वो सबके कंसेंट के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचे, क्योंकि उस पे सबका हिस्सा है, सबका 1/5 हिस्सा है, तो सबसे साइन कराकर आप उस हिस्से को बेच सकते हैं। देखिए, समझने की बात क्या है, लॉ क्यों बना है ऐसा? लॉ को तो नहीं पता कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप बेईमानी करना चाहते हो, दूसरे का हिस्सा खाना चाहते हो, कि आप जेन्युइन बंदे हो? लॉ को तो नहीं पता। तो लॉ ने एक सेफ रूल बना रखा है कि भाई, या तो आप सब मिलकर बेच लो, और अगर आप मिलकर नहीं बेच रहे हो, सबकी रजामंदी से आप नहीं बेच रहे हो, कोई एक इंसान बेच रहा है, तो ये इलीगल है।
अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि मान लीजिए एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ पढ़ी लिखी भी नहीं है, कमा भी नहीं सकती है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और 2 माइनर बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो क्या वो प्रॉपर्टी बेच सकती है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो कहता है कि आप जो हैं, जो मदर हैं वो नेचुरल गार्जियन हैं, तो हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत जो नेचुरल गार्जियन है वो वैसे ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में तो नहीं बेच सकता है, लेकिन अगर वो एक ऐसी जरूरत बताए जैसे कि एजुकेशन हो गया एग्जाम्पल, हाँ, और कोर्ट के पास जाए परमिशन लेने के लिए और कोर्ट को लगे कि हाँ ये जेन्युइन केस है और ये पैसा एजुकेशन में ही खर्च होगा, वो सारे प्रूफ्स देखें, सब कुछ देखें और फिर कोर्ट ये अलाउ करे, तब उस केस में कोर्ट की परमिशन से आप प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बच्चे के एजुकेशन के लिए बेच सकते हैं। बट अदरवाइज या तो आपको जो बाकी हेयर्स हैं उनका कंसेंट चाहिए, या माइनर के केस में आपको कोर्ट का कंसेंट चाहिए। माइनर के जो प्रॉपर्टी राइट्स है इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का जो एक समरी है वो यही है कि आप बिल्कुल प्रॉपर्टी जो आपको एक हस्बैंड की डेथ के बाद मिलती है आप बेच सकते हैं, लेकिन केवल और केवल अपना शेयर, किसी और का शेयर नहीं। सबका अपना अपना सेपरेट शेयर है, और अगर आपको प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बेचना है तो आपको उन सब का कंसेंट इन राइटिंग चाहिए होगा, तभी आप बेच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई भी सेल करी तो वो इलीगल है। थैंक यू।